Assalamu alaikum and welcome to Creative Barber and welcome to the complete 1 hour Next.js क्रैश कोर्स। दोस्तों ये Next.js का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको Next.js के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो भी समझाऊंगा और इसके साथ हम 3 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स बेशक छोटे होंगे लेकिन आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर कर देंगे। इससे पहले आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और आप लोगों को रिएक्ट जेएस का पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस के साथ हम किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, तो 1 आवर वेब डेवलपमेंट कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर आप 1 घंटे के अंदर HTML, 1 घंटे के अंदर CSS, 1 घंटे के अंदर जावास्क्रिप्ट और 1 घंटे के अंदर रिएक्ट जेएस का बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं और उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट जेएस का ही नेक्स्ट वर्जन है। अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है तो समझ लीजिए आपको नेक्स्ट.js इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके अंदर हमारी फाइल बेस्ड रूटिंग होती है। इसके अलावा हम अपनी फाइल्स को डायरेक्टली सर्वर पे रेंडर करवा सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और अगर आप अभी के टाइम पे सर्च करो तो चाहे आप मोबाइल ऐप्स बना रहे हो विद रिएक्ट नेटिव, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो विद रिएक्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस इज हाईली इन डिमांड और इसकी जो सैलरी है वो भी डेवलपर्स को ठीक ठाक दी जाती है। और अगर आपका करियर कोडिंग के साथ वाबस्ता है तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेटेस्ट फ्रेमवर्क आते हैं, लेटेस्ट लाइब्रेरीज आती हैं, आपने इनके ऊपर लाजमी अबूर हासिल करना है, आपने इनको लाजमी सीखना है। क्योंकि आप एक टाइम था जब जे क्वेरी आया था तो लोगों ने कहा था कि अब जावास्क्रिप्ट का एंड हो गया, अब जे क्वेरी का ही यूज़ किया जाएगा। हालांकि ये उसी की लाइब्रेरी थी, लेकिन अभी भी स्टिल जावास्क्रिप्ट चल रही है, अभी भी जावास्क्रिप्ट साथ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। जब रिएक्ट जेएस आया तो सबने कहा कि अब एंगुलर की ज़रूरत नहीं है, वीयू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब रिएक्ट जेएस आ गया है। लेकिन अब रिएक्ट जेएस अभी अंडर प्रोग्रेस ही था तो नेक्स्ट जेएस भी आ गया। नेक्स्ट जेएस का फिर से आया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको एक नेक्स्ट जेएस के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी नेक्स्ट जेएस के ऊपर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं आपने उनको लाजमी सीखना है, आपने लाजमी उनके ऊपर मेहनत करनी है ताकि आप दौर के साथ चल सको। और इस 1 घंटे के अंदर मैं आपको नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करने से लेके इसकी मदद से 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने तक मुकम्मल गाइड करूंगा और आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इसके बाद अगर आपको लगे कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, इसने आपकी हेल्प की टू लर्न नेक्स्ट जेएस, देन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको पसंद ना आए तो बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के साथ वाबस्ता हो तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो पुट करता हूँ। मैं जो चीज़ें रियल में वर्क करती हैं, मेरे लिए वर्क करती हैं, मैं वो चीज़ें आपको सिखाता हूँ। अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि एआई का दौर है। जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आते होंगे तो आप एआई की हेल्प नहीं ले सकते। और जो लोग ऑलरेडी इसकी बेसिक जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है इनको, तो वो एआई की मदद से इसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर इस फील्ड के साथ वाबस्ता हो तो आप लाजमी फंडामेंटल को अच्छे से सीखो। तो बगैर टाइम को ज़ाया करते हुए हम नेक्स्ट जेएस को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल किस तरह से करना है। दोस्तों नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास नोड जेएस का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बताना आपको बनती नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट जेएस वही बंदे कर रहे होंगे जिनको ऑलरेडी रिएक्ट का नॉलेज है। तो आपको पता है रिएक्ट के अंदर हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी हमें नेक्स्ट जेएस के अंदर चाहिए। लेकिन फिर भी जो बिगिनर होंगे उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो नोड जेएस इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना है और इस गिट बैश को। ये गिट बैश आप इंस्टॉल ना भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल लाज़मी करना है, क्योंकि अक्सर आपकी कमांड जो है ना वो इसके ऊपर सही एग्ज़ीक्यूट होती हैं। तो जब आपके पास ये गिट बैश ये भी डाउनलोड हो गया, ये भी डाउनलोड हो गया और ये भी डाउनलोड हो गया और ये तीनों आपने इंस्टॉल कर लिए। अब मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये तीनों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर। अब देखो इस वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट.जेएस द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। ये रिएक्ट का ही अगले वाला वर्जन है। जो चीज़ें आपने रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल की, सेम वो वाली चीज़ें आप इधर इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर आपकी काफ़ी कोडिंग बच जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ट्रिकी ज़रूर हैं। रिएक्ट जेएस से आपको नेक्स्ट जेएस के ऊपर स्विच होने के लिए सिर्फ 1 दिन ही लगेगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। आपने 1 दिन के अंदर रिएक्ट जेएस से नेक्स्ट जेएस के अंदर स्विच हो जाना है। लेकिन आपने जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, आपने उनको फ़ॉलो करना है। अब नेक्स्ट जेएस के अंदर मज़ीद और बेहतर चीज़ें आती जा रही हैं। तो आपने
इसके साथ अटैच भी रहना है और मैं भी अगाए बगाए जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बनाता रहूँगा। लेकिन मेन जो मैंने आपको सिखानी है वो सिखानी है सेल्फ लर्निंग, कि आप एक दफ़ा रिएक्ट को नेक्स्ट.जेएस की बेसिक समझ के फिर आप खुद से सेल्फ लर्निंग किस तरह से कर कर सकते हो। अब आपने आ जाना अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी फ़ोल्डर डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ और यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर ले लो। मैं यहाँ पे फ़ोल्डर लेता हूँ जिसका हम नाम रख देते हैं लर्न नेक्स्ट इन 1 आवर। ठीक हो गया? या मैंने फ़ोल्डर का नाम लिखा, अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन गिट बैश शेयर, तो आपने ओपन गिट बैश शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये जो आपने गिट बैश प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, इसकी वजह से ये आपके पास राइट क्लिक के अंदर ना ये 2 ऑप्शंस आ जाएँगे। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो आपको वीएस कोड को ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसको फ़ोल्डर को वहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी-सी ज़्यादा आपको ना टाइम लगेगा। तो सेम आपने इसको करना है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है कोड और डॉट एंटर कर देना है। तो ये वाला जो फ़ोल्डर है आपका डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है? अब ये देखिए नीचे मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, ये बूस्ट ऐप मोबाइल ऐप है, डिजिटल ग्लोबल स्कूल के लिए बना रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का है, ये जावास्क्रिप्ट मैंने एचबीएस सर्विसेज के लिए रिकॉर्ड करवाया था, तो वो वाला फ़ोल्डर भी इसी के अंदर है। अब वो उस तरह से आता तो मुझे मतलब वो पहले क्लोज़ करके न्यू विंडो ओपन करनी पड़ती, लेकिन इसकी मदद से मैं डायरेक्टली इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया। अब आपने आ जाना है इसकी ये कमांड्स के ऊपर। अब देखो मैं आपको सिखाऊँगा वो चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, कोई भी आपको चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेन जो चीज़ याद करनी है वो करना है कि आप इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर किस तरह से कर सकते हो, फाइल बे जो बेस्ड राउटिंग है वो आप किस तरह से कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है शोकेस, डॉक्स, ब्लॉग, टेम्पलेट। यहाँ भी लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक कर लो, चाहे आप डॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। मैं इस गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब सेम जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे ना आप इसी पे आओगे। फिर आपके पास आ रहा है इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ लो, इसको मज़ीद आगे पढ़ना चाहो तो अदरवाइज़ डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलेशन, तो आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन और नीचे हमारे पास मैनुअल। तो आपने ऑटोमेटिक पे चले जाना है। इसके अंदर ये है कि आपको जो ज़्यादा कमांड नहीं लिखनी पड़ेंगी। सिर्फ़ आपने इसको कॉपी करना है, अगर आप इस तरह से कॉपी ना करोगे, तो वहाँ पे आपने लिख देना है ये वाली कमांड एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है? मैंने इसी कमांड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आ जाएँगे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हमने जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेना है। अब देखो समटाइम क्या होता है कि आपका पावर शेल काम नहीं कर रहा होता, जैसे ये पावर शेल है, आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं काम कर रहा, तो हमने गिट बैश का इस्तेमाल कर लेना, ये आपका हमेशा काम करेगा क्योंकि आपका मैनुअली इंस्टॉल है, इसके अंदर कमांड भी आपकी सही से एग्जीक्यूट होती है। जो कमांड आपने कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगेन आप देख लो एनपीएक्स। अब आपने एनपीएम का इस्तेमाल नहीं करना, आपने लिखना है एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट डैश एट ऐप, मतलब क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट। जस्ट आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने थोड़ा-सा वेट करना है, तो ये आपके पास खुद ही ऑप्शंस आते जाएँगे, तो आपने उनको देख के आगे क्लिक करी जाना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं इसका प्रोजेक्ट का नेम रख रहा हूँ नेक्स्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, अपना लिख दो, बाबर लिख दो और अपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो ई-कॉमर्स का नाम लिख दो। जो भी आप नाम रखना चाहो, उसके बाद आपने कर देना इंटर। एंटर करने के बाद आपसे पूछना है कि वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? तो मैं टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको नो रहने दूँगा। फिर मेरे पास आ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ ईएसलिंट? आपने इसको भी नो रहने देना है, वैसे इसको आप इंस्टॉल कर लो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है, थोड़ी-सी आपकी स्पीड बेहतर हो जाती है। लेकिन आपने इसको फ़िलहाल के लिए नो रहने देना है, ताकि इन फ्यूचर हम सारी चीज़ें ऐसा-ऐसा सीख के इसके अंदर ऐड करते जाएँगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है टेलविन सीएसएस आपने यूज़ करनी है कि नहीं करनी? तो अभी आप इसको भी नो कर दो, नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर जब मैं एक टेलविन सीएसएस का कोर्स लेके आऊँगा, फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल करना भी सिखाऊँगा। फिर हमारे पास पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ योर कोड कोड इन इनसाइड एसआरसी? अब देखो एसआरसी फ़ोल्डर आप रख लो तब भी ठीक है, ना रखो तब भी ठीक है, लेकिन आप इसको येस कर दो, इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। भई आपका पहले ऐप फ़ोल्डर बनना था, इसके अंदर क्या बनेगा एसआरसी बनेगा, एसआरसी के अंदर आपका जाके बनेगा अ ऐप वाला फ़ोल्डर, तो आपने इसको रहने देना, कोई मसला नहीं, आपने इसको एसआरसी फ़ोल्डर के साथ ही क्रिएट कर लेना है। चूँकि आप रिएक्ट से स्विच कर रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी अंडरस्टैंडिंग में। फिर आपने येस कर देना है। फिर उसके बाद वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर? तो आपने इसको येस रहने देना है कि हमने ऐप राउटर का इस्तेमाल करना है। फिर आपसे पूछा है वुड यू लाइक टू यूज़ टर्बो पैक फॉर नेक्स्ट डिव? अब देखो जो आपके पास है ना टर्बो पैक है, ये क्या करता है कि आपकी स्पीड बढ़ाता है, तो आपने इसको येस रहने देना है। नो कर दोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपने इसको येस ही रहने देना है। इससे क्या है कि आपकी स्पीड थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है। जिस तरह से हम विड का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने में 16 सेकंड लेता है। लेकिन जब हम टर्बो पैक का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा कि उसी कमांड को 4 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर ओपन कर देगा। मतलब जब हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, इसको यस करा, फिर हमारे पास पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कस्टमाइज इंपोर्ट अलीस, तो आपने इसको भी रहने देना नो, इसको भी हमने कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए, ऐसा ऐड करते जाएंगे। फिर ये हमारे पास हो गया, फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए आपको ये फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया, नीचे आपकी कमांड जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो रही है। आपके पास अब देखो रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट, ये देखो सेम वही वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है ना, तो उसी के अंदर आप ये नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करके उसी को नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक न्यू बना रहे हैं तो हम न्यू के अंदर ही सारा कोड लिखेंगे। अब जब तक ये कमांड आपकी कंप्लीट होती है तब तक हमने थोड़ा-सा वेट कर लेना है। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने फ़ोल्डर का नाम रखा था नेक्स्ट, तो हमने लिखना है सीडी नेक्स्ट, कि हम अपने फ़ोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाएँ। जब हम अपने फ़ोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाएँगे, फिर आपने देखना है पैकेज.जेएसपी की फ़ाइल को। अक्सर क्या होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगते हो ना, तब आपको थोड़ी-सी मुश्किल होती है। अब देखो ये हमारे पास एक है डिव, एक हमारे पास लिखा हुआ है स्टार्ट। आप बेशक लिख दो npm स्टार्ट या आप बेशक लिख दो npm रन डिव, तो आपका ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ npm रन और डिव। ये जो फर्स्ट वाला मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि ये इसके इसके साथ कनेक्टेड है ये टर्बो पैक। ये क्या करेगा, आपके जो प्रोग्राम है उसको इंस्टेंटली स्टार्ट करवा देगा। जिस तरह से ये देखिए इसने इंस्टेंटली स्टार्ट करवा दिया। मैं इसको फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास यहाँ मेरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और एक आपके पास ये नीचे सेकंड नंबर पे आ रहा है ये यूआरएल। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा, अगर आप इसके थ्रू ओपन करते हो तो आप एट द सेम टाइम आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर हैं, आप उनके ऊपर इसको ओपन करके उसका प्रीव्यू साथ-साथ देख सकते हो। मतलब अगर आप किसी ने मल्टी प्रोजेक्ट अपने साथ लगाया हुआ है, मतलब 2 स्क्रीनें लगाई हुई हैं, तो एक स्क्रीन के ऊपर वो इसका प्रीव्यू भी साथ देख सकता है। तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम आ गया। इसको यहाँ पे मैं साइड वाले टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ और इसको इस साइड के ऊपर, ताकि आपको मैं एक-एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेएस और नीचे लिखा है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग src/app/page डॉट जेएस। अब देखो, जब आप एसआरसी फ़ोल्डर वाला सेलेक्ट नहीं करोगे, जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमने एसआरसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया था यहाँ पे। मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका डिफरेंस, ये देख हमने क्या किया था, वुड यू लाइक योर कोड इनसाइड एसआरसी, तो हमने इसको किया था येस। अगर हम इसको येस ना करते, तो सिर्फ़ ये होना था कि एसआरसी वाला फ़ोल्डर नहीं होना था, डायरेक्टली ये फ़ोल्डर होना होना था ऐप वाला। अभी भी आप एसआरसी वाले को डिलीट करके ऐप वाले को बाहर रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आप अभी रिएक्ट से आ रहे हो, रिएक्ट जेएस सीख के, तो आपने फिलहाल इसको ऐसे रहने देना है। बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर, जस्ट पहले आपका सिर्फ होना था डायरेक्ट ऐप वाला फ़ोल्डर, अब क्या है एसआरसी वाले फ़ोल्डर के अंदर आगे जाके आपका ऐप वाला फ़ोल्डर है और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया? अब उसके बाद आपके पास नीचे लिखा हुआ है कि आपने अगर इसको एडिट करना है, तो गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग src/app/app.js, सेव एंड सी योर चेंजेस इंस्टेंटली। तो ऐप के अंदर आ गया, ऐप के अंदर उसका उन्होंने लिखा हुआ है पेज.js, हमने यहाँ मिलाएँगे पेज.js के अंदर। अब मैं खुद भी आपको डायरेक्टली पेज.js के अंदर जाके बता सकता था, लेकिन ये मैं आपको एक-एक चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी बिगिनर्स हो, आप लोगों को सेल्फ लर्निंग आ गए। कोई भी हम ऐप बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं उसकी रिकमेंडेशन लिखी होती है, उसके स्टेप्स लिखे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनको सही से देखते नहीं हैं। अब सिंपली ये क्या हुआ, ये डिव के अंदर हमारा फंक्शन लगा हुआ है। इस सारे को मैं डिलीट कर दूँगा, सेव करा तो मेरे पास सिर्फ़ एक खाली पेज आ गया। अब इसके अंदर मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, एक वैल्यू, एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर लेंगे एक h1 टैग और h1 के अंदर मैं दे दूँगा सिर्फ़ क्रिएटिव बाबर, क्रिएटिव बाबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्रिएटिव बाबर यहाँ पे, ठीक हो गया? दैट्स ऑल, इतना सा है। अब ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्टाइल फ्रॉम पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस और इमेज फ्रॉम, ये सारी हम डिलीट कर देंगे। ये सारी एक-एक चीज़ हम लगाना सीखेंगे। फिर आपके पास ना जब भी आप कोई भी फ़ोल्डर बनाओगे, मतलब कोई भी आप जब भी हम नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास एक आएगा इसके अंदर लेआउट.जेएस का फ़ोल्डर और सेकंड आएगा आपके पास पेज.जेएस का। अब देखो, इसके अंदर जो नेविगेशन है बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले इस की चीज़ का ना वो आपको एक दे दूँ, ओवरव्यू दे दूँ।
जब भी आपने नेविगेशन स्टार्ट करनी है ना, मतलब आप कॉन्टैक्ट का पेज बनाओगे, अबाउट का पेज बनाओगे, तो आपने फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर के अंदर आप उस फ़ाइल का नाम रखोगे पेज.js। अब उसके साथ आपने रखना layout.js। अब layout.js इसलिए रखना है कि अगर आप उसके अंदर इनसाइड एलिमेंट्स को एज़ अ चाइल्ड यूज़ करना चाह रहे हो तो। अगर उसकी आप सीएसएस करना सॉरी उसके आप एसईओ करना चाह रहे हो, तो ये देखो, जिस तरह ये आपके पास है मेटा इसका, क्रिएट, नेक्स्ट टैब, डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक पेज की एसईओ कर सकते हो इसके अंदर। तो उसके लिए आप layout.js का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर आप क्या है, सिंपल आप बॉडी या क्लास नेम है, मतलब स्टाइल लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये वाला। इसको हम हटा देंगे, अभी हम इसके अंदर कोई सीएसएस नहीं लिख रहे, ये सारे को हटा दिया। उसके बाद ये ऊपर आपको जितना भी कोड आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास मेटा का, मतलब मेटा टैग आ रहे हैं, उसके बाद ये आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली आ रही थी, आप इन सबको एक दफ़ा हटा सकते हो। अभी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर पता है क्या, आपके गूगल फ़ॉन्ट ऑलरेडी लगे होते हैं, तो अगर आप गूगल फ़ॉन्ट इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहो ना, गूगल के जितने भी फ़ॉन्ट हैं, तो आप सारे इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब सेव किया, अब जस्ट मेरे पास क्या है, क्रिएट नेक्स्ट टैब और डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट टैब, ये ऊपर आपको जो टाइटल नज़र आ रहा है। अब इस टाइटल को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ लर्न नेक्स्ट जेएस वि विद क्रिएटिव बाबा। कि वो सेव करा तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर लर्न नेक्स्ट जेएस विद क्रिएटिव बाबर, इसका टाइटल आ गया। अब देखो ये हमारे पास एक आ रहा है फेव आइकन, अब फेव आइकन पे हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। एक हमारे पास global.css की फाइल है, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब global.css आपने रखनी है, अगर आप ग्लोबली कुछ स्टाइल अप्लाई करवा रहे हो। फिलहाल मैं आपको चूँकि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इससे समझाना चाहता हूँ, नेविगेशन समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको डिलीट कर दूँगा। अब देखो, अब इस ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर जब भी आपने कोई भी एक नया पेज बनाना है, जिस तरह से मैं अब चाहता हूँ क्या मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज बन जाए, तो मैं इस ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, इसका नाम रख दूँगा कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, वैसे तो हम अगर इस फ़ाइल को कोई भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ उसका जो आपने एक्सपोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट रखना है। लेकिन आपने क्या रखना है, पेज.जेएस, ठीक है? जितने भी आपके मेन्यूज़ होंगे, कॉन्टैक्ट, अबाउट मतलब आपका साइन अप, लॉगिन, उनका जो आपका आप उनका फर्स्ट पेज रखना चाह रहे हो, वो आपका होगा पेज.जेएस। आप बाय नेम भी रख सकते हो, जिस तरह से मैंने रखा कॉन्टैक्ट वाला फ़ोल्डर, तो मैं इसको रख तो सकता हूँ कॉन्टैक्ट.जेएस। लेकिन अभी मैं रख रहा हूँ पेज.जेएस। पेज.जेएस क्या है, वो आपकी एक रिकमेंडेड जो है ना वो सेटिंग्स है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन, फंक्शन को मैं नाम दे दूँगा पेज। इसको मैं कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ और पेज भी दे सकता हूँ। मैं आपको पहले पेज के साथ दिखाऊँगा, फिर आपको मैं कॉन्टैक्ट के साथ भी दिखाऊँगा कि आप जो भी लगा लोगे कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, इसके बाद आपने लगाना है रिटर्न। रिटर्न लगाने के बाद सिंपली इसके अंदर हम एक लेंगे h1 का टैग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया, सेव किया। अब एक आपने करना है कि आपने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा देना है, ठीक है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पेज, अब सेव किया। अब मगर इस यूआरएल के अंदर स्लैश डाल के और इसका जो कॉन्टैक्ट है वो लिखूँगा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स। अब एंटर किया, मेरे पास आ गया दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। अगर इसको मैं ज़्यादा थोड़ा ज़ूम कर लूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आई थिंक इस तरह से नहीं आएगी कि ऊपर अब ये मेरे पास आ रहे हैं ये प्लगइन्स आ रहे हैं, एक्सटेंशंस आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको सही से नज़र आ जाए। देखिए, यूआरएल देखें, लोकलहोस्ट और स्लैश कॉन्टैक्ट। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये फ़ॉलो करता है इस फ़ोल्डर को। अब इसके अंदर जो आपकी है ना फ़ाइल बेस्ड रूटिंग है कि आपकी जो फ़ाइल जहाँ पे पड़ी हुई है, आप डायरेक्टली उस फ़ोल्डर का यूआरएल दे दो, तो आपका एग्ज़ैक्ट उसी पेज के अंदर नेविगेट कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंटेंट चेंज करता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। कोई मसला नहीं है, कॉन्टैक्ट पेज लिख दो, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। और यहाँ पे अगर इसको मज़ीद देखना है तो आप कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दो, देखोगे दिस इज़ पेज। जो भी आप इसका नाम रख दो, इस फ़ाइल का भी जो भी आप नाम रख दो, लेकिन उसका जो एक्सपोर्ट है वो आपने डिफ़ॉल्ट रखोगे, तो वो उसका ऑटोमैटिकली पेज बन जाएगा। अब जिस तरह से इसी जो पेज वाला हमारे पास है ना मतलब नाम इसका भी नाम चेंज कर देना इनटू कॉन्टैक्ट.जेएस। अब देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके अंदर कोई भी हम चीज़ लिखेंगे और इसको सेव करेंगे मिसाल के तौर पे यहाँ पे। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे एक और चाहिए अबाउट के लिए, तो मैं इस ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम रख दूँगा मैं अबाउट। अब सिंपली क्या करूँगा, इस अबाउट के अंदर मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा जिसका नाम रख दूँगा मैं अबाउट.जेएस। ठीक हो गया। अब इस अबाउट.जेएस के अंदर भी सेम यहाँ पे फ़ंक्शन लेंगे और इस फ़ंक्शन को आप चाहे पेज नाम दे दो, चाहे कोई भी दे दो।
मैं इसको नाम दे दूँगा पेज, आप इसको अबाउट भी दे सकते हो। और यहाँ पे हम रिटर्न लगाएँगे, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लिख देंगे सिंपली एक हेडिंग। ये मैं इसके फ्रैगमेंट लगा लेता हूँ। फ्रैगमेंट लगाने के बाद हम देंगे h1, और h1 के बाद इसको हम दे देंगे हेलो दिस इज़ अबाउट। ठीक हो गया, सेव करा, और यहाँ पे नीचे आ गया, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे विद डिफ़ॉल्ट और पेज। ये क्या करेगा, इस पेज को भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देगा। अब जहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट मैं इसको अबाउट लगा दूँगा। बस हमारे पास अबाउट है, इस पर सेव करेंगे यहाँ पे। अच्छा सॉरी, इसका हमने नाम रखना था page.js नॉट अबाउट। पेज रखेंगे तो देन ये वर्क करेगा। पेज रखा नाम, अब इसको यहाँ पे रीलोड करेंगे, हेलो दिस इज़ अबाउट। इस पे इसका जो फर्स्ट नेम है वो आपने पेज रखना है, और इसके अंदर जो फंक्शन है उसका आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप अपनी नेविगेशन लगा सकते हो। अब मैं अगर इसको स्टाइल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसको स्टाइल कर दूँ। इसको स्टाइल करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। टॉप नंबर पे तो आपके पास है कि आप ये ग्लोबल सीएसएस की फाइल क्रिएट कर दो। लेकिन उससे भी पहले ना मैं इसके अंदर आपको नेविगेशन बार लगा के सिखाता हूँ। इसके अंदर आप नेविगेशन बार किस तरह से लगाते हो। हम आ जाएँगे, जो हमारा मेन होगा, अब देखो इस तरह न इसके अंदर मल्टीपल इसके मेन हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जो फर्स्ट वाली फाइल है लेआउट, इसके ऊपर समझाता हूँ। ये आ रहा है इसके अंदर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का मतलब है कि इस लेआउट, इस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी आ रहे हैं ना, पेजेज़ आ रहे हैं, जितनी फाइल्स आ रही हैं वो इसकी चिल्ड्रन है। अब इस चिल्ड्रन के ऊपर जाके मैं एक नेविगेशन लगा दूँगा, एक डिव ले लूँगा। अब मैं इसको यहाँ इससे लगा रहा हूँ, आप एक अलग से कंपोनेंट नेविगेशन का लेके उसके अंदर नेविगेशन सारी लगा दो। नेविगेशन लेके मैं एक टैग लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा क्लोज़, और इसको मैं लिख दे देता हूँ यहाँ पे पहले होम, और इसका एचरेफ, और इसको मैं यहाँ पे कर दिया होम पेज के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, फिर मैं कर दूँगा यहाँ पे अबाउट। अब अबाउट करूँगा तो मैं यहाँ पे इसके यूआरएल के अंदर भी अबाउट लिख दूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी लिख दूँगा। कॉन्टैक्ट लिखा, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब सेव करा। अब मेरे पास आ जाएगा ऊपर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट पे चला जाऊँगा। नेविगेशन बाद मेरी सेम रहेगी, लेकिन कॉन्टैक्ट नीचे चेंज हो गया। फिर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये मैं कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया। इसको हम रीलोड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आपकी नेविगेशन शो नहीं हो रही, तो इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा सेव कर देता हूँ। सेव किया, और ये भी हमारे पास उसके चाइल्ड के अंदर ही है, लेकिन मे बी लोडिंग में कोई इशू हो, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। कि बाकी आपके पास नहीं, ये नेविगेशन वर्क करेगी। अब अबाउट के ऊपर तो 100% वर्क कर रही है। यहाँ पे अबाउट पे चले जाएँ तो अबाउट के पास अबाउट पे वर्क कर रही है, तो सेम कॉन्टैक्ट पे भी करेगी। मे बी थोड़ा-सा लोडिंग का इश्यू आ रहा हो। सेम उस तरह से आप कोई न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, कॉन्टैक्ट के अलावा आप मतलब साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म जो भी आप क्रिएट करना चाहो, इसी तरह से आप उसकी नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएँ, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेम सारे वही वाले फ़ोल्डर हैं। आपने आपका काम सारना सिर्फ़ एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर है। पब्लिक के अंदर आपके वही आइकन रहेंगे मल्टीपल, जो आप लगाना चाहो, बाकी ऐसा कोई नहीं। गेट इग्नोर का आपको पता है कि इसके अंदर गेट इग्नोर वाली फ़ाइल है। इसके अंदर आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये कौन-सी समझ आनी है, टू बी ऑनेस्ट। जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं वो इसके अंदर आ जाएँगे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जेएस वाला फ़ोल्डर है, तो इसको आप ऐसे रहने देना है कि उसके अंदर एक आपके पास है सर्वर साइड रहने के लिए, एक स्टैटिक के लिए। वो तब होगा जब आप इसके ऊपर हम आगे चल के ना सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग करवाएँगे तब। क्लाइंट साइड तो हम कर रहे हैं, सर्वर साइड जब जब हम करवाएँगे, देन हम इस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? आई होप आपको इसकी समझ आ गई। बाकी ये नीचे वाली फाइल है बैक.json, मैंने आपको कुछ हद तक समझा दी, और आपने अगर रिएक्ट.js को सीखा है तो आपको पता भी होगा। इसके अंदर हमारे पास सारे पैकेजेज़ हैं, कमांड्स हैं, कमांड के नाम है कौन-कौन से हम जो नाम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद लेआउट एंड पेजेज़। अब मैंने लेआउट और पेजेज़ भी आपको समझा दिए कि किस तरह से आप नेविगेशन बनाते हो, किस तरह से एक न्यू पेज क्रिएट करते हो। उस न नया जो पेज है उसको आप लिंक किस तरह से करते हो। बाकी यहाँ पे आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हो। अब देखो, अब अगर ये वाला कोड आप इस्तेमाल करना चाहो, तो इसके साथ लिखा हुआ है चिल्ड्रन रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, आपको समझ नहीं आएगी, तो ये ऊपर देखो लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लिक कर देना है। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट कर देंगे। सेम इस तरह से नीचे आ जाएँगे, तो जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच कर लेनी है, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के साथ उसको पढ़ सको, ठीक है? ये आपका सारी नेविगेशन है। आगे चल के हम सारी नेविगेशन सीखेंगे भी, जो इन डेप्थ है। अभी मैंने आपको नेविगेशन समझा दी कि आप किस तरह से नेविगेशन क्रिएट करते हो, चाहे आपने कोई ब्लॉग पेज बनाना है, चाहे आपने कोई कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, जो भी बनाना है आप इस तरह से आराम से बना सकते हो।
अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि हम इसके अंदर इमेज किस तरह से लगाते हैं। अब देखो इमेज को लगाने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल वे दी हुई है कि यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है इमेज को फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेजेस और उसके बाद आपने रिटर्न करवा लेना इमेज को। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्टैक्ट में हम अबाउट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे अबाउट पेज के ऊपर यहाँ पे ये वाला अब अबाउट पेज के ऊपर हमने इमेज को लिखना है। तो सिंपल ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे पहले ऊपर इमेज को इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज सॉरी इंपोर्ट इमेज यहाँ पे इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। अब सेम जिस तरह से हम एचटीएमएल का टैग इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हमने इमेज का टैग इस्तेमाल करके नीचे उसको आपने लगा देना। तो सिंपली इसके नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे इमेज आ गया। अब देखो जब भी आप इमेज लगाओगे तो जो आपकी फाइल है उसका आप यूआरएल दोगे उसको हम देते हैं उसको हम बोलते हैं एस आर से दिया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा और इसको पे हमने क्लोज कर दिया। अब इमेज टैग हमारा क्लोज हो गया। अब इस एस आर से के अंदर अपनी इमेज दूंगा यहाँ पे स्लैश करा देखेंगे हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर तो मैं एक ना प्रोफ़ाइल के लिए या कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ छोटी-सी। देखते हो मेरे पास कौन-सी पड़ी है? डाउनलोड के अंदर देखते हैं। तो हम छोटी-सी लेते हैं। चलो कौन-सी ये वाला हाथ हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऐप एसआरसी और ऐप के अंदर ही मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करा। अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे देख लूँगा। यहाँ पे आ गया। अब ये इसको उठा के ये अबाउट वाले जो हमारे पास पेज है उसके अंदर लिख दिया ताकि मुझे ज़्यादा नेविगेशन का इशू ना आए। अब पेज डॉट जेएस के अंदर आया तो अब हम डायरेक्टली इस इमेज का नाम लिखेंगे। अब इस इमेज का नाम हमारे पास है A1.jpg लिखा। आप इसको सेव करेंगे और ये हमारे पास एरर आ रहा है कि आपके पास हेलो इमेज एसआरसी इज मिसिंग। अच्छा जेपीजी इज मिसिंग रिक्वायरमेंट विड्थ। अच्छा इसको हमने विड्थ और हाइट भी देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक विड्थ दे दूंगा। विड्थ इसको हम दे देंगे 300 पिक्सल और साथ में इसको हम दे देंगे हाइट। और जब इसको हम इस तरह से देंगे ना तो पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं। और सेम इस तरह से हम हाइट देंगे। हाइट इसको हम दे देंगे 300। ठीक है सेव करा। अच्छा अब मेरे पास आ रहा है फेल टू कंट्रैक्ट यूआरएल इनवैलिड यूआरएल। अच्छा इसके यूआरएल के अंदर है आई थिंक मे बी हमने इसको वैसे तो ठीक है इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी। तो इमेज भी हमारे पास ठीक है। अब ये हमने इस तरह से इमेज लगा दी। अब देखो जब भी हमने इसके अंदर कोई एसेस लगाने हैं चाहे इमेज लगाना है चाहे हमने कोई भी फॉन्ट लगाना है तो ये उसको नेविगेट करवाता है फ्रॉम पब्लिक पेज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने इस वजह से यहाँ पे लगाया कि आप लोगों को पता चले कि जब आप इस तरह से इमेज लगाते हो ना तो आप एक गलती मतलब वैसे तो आप ठीक लगाते हो लेकिन जब आप नेक्स्ट इसके अंदर लगाओगे तब आपको लगेगा कि मैं तो इसी फ़ोल्डर के अंदर इमेज लगा रहा हूँ। लेकिन ये इस तरह से वर्क नहीं करेगी। आपने इस इमेज को उठा के पब्लिक के अंदर रखना है, ठीक है? अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी भी आपकी तस्वीरें होंगी वो आपने पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर ही रखनी है। अब इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद पेज को करूँगा रीलोड। अब जैसे रीलोड करा तो मेरे पास ये तस्वीर आ गई। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर अपनी तस्वीरों को अलग से मैनेज कर सकते हो। और जब आप तस्वीर को आप लिखोगे ना यहाँ पे, आपको कोई नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं कि मैं वापस नेविगेट करूँगा तो पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा। ये जब एसआरसी आप लगाओगे, कोई यूआरएल लगाओगे तो ऑटोमैटिकली ये पिक ही पब्लिक से ही करेगा, ठीक है? तो आपने डायरेक्टली जो इमेजेस हैं वो आपने पब्लिक वाले के अंदर ही रखनी है। एक उससे आगे आप एक एसेट वाला फ़ोल्डर बना सकते हो, इमेजेस के लिए बना सकते हो, फ़ॉन्ट्स के लिए बना सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस पेज के अंदर या जिस फ़ोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रख रहे हो सीएसएस की या जावास्क्रिप्ट की, तो आपको उधर तस्वीरें या फ़ॉन्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो आपकी टोटली एक अलग चीज़ होती है, उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने उसको अलग से पब्लिक के अंदर रख देना। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इसके अंदर तस्वीर किस तरह से लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादा मुश्किल होती है ना चीज़ मतलब इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको लगानी आनी चाहिए वो है सीएसएस। अब देखो सीएसएस को लगाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ और हम आते हैं सीएसएस के ऊपर। अब देखो सीएसएस के ऊपर हमारे पास है सीएसएस मॉड्यूल। क्या हम सीएसएस मॉड्यूल का असले ग्लोबल सीएसएस। ग्लोबल सीएसएस के अंदर भाई हम ग्लोबल सीएसएस की फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम लिंक कर देंगे विद app.jsx जो हमारे पास app.js जो हमारे पास मेन है। तो उसके अंदर उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर टेलर सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएसएस इन जावा से इसको भी आप आगे चल के देख सकते हो।
तो मैं जो ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होती हैं ग्लोबल सीएसएस, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपने ग्लोबल सीएसएस की फ़ाइल बना के जस्ट उसको लिंक कर देना। सीएसएस मॉड्यूल और एक्सटर्नल सीएसएस, ये 2 मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम आएँगे एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। अब एक्सटर्नल सीएसएस आपकी सेम उसी तरह से ही है जिस तरह से आप सीएसएस लगाते थे ऐप डॉट रिएक्ट के अंदर। अब सिंपली इस अबाउट के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। इस फ़ाइल को आप नाम दे सकते हो अबाउट सीएसएस या स्टाइल डॉट सीएसएस, मैं इसको दे देता हूँ सीएसएस या स्टाइल अबाउट डॉट सीएसएस। ठीक है? इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे H1 के टैग को और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे कलर रेड। ठीक है? कलर इसको रेड दिया, बैकग्राउंड इसको हम दे देंगे येलो। सेव किया, अब कोई वर्क नहीं करेगा। अब इस फाइल को हमने यहाँ पे लिंक कर देना है इसी फ़ोल्डर के अंदर जो हमारे पास है page.js। अब page.js इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा डॉट और स्लैश और इसके अंदर मैं स्टाइल अबाउट डॉट सीएसएस उस फाइल को लिंक कर दूँगा। लिंक करके सेव करूँगा यहाँ पे और इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे उसी फ़ोल्डर के अंदर है। तो इसको भी एक दफ़ा ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट और स्टाइल अबाउट के अंदर ही है हमारे पास, तो इट्स नॉट इश्यू। इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ये। अब कैन नॉट रिज़ॉल्व स्टाइल बॉस। हाँ, हमारा स्पेलिंग इश्यू ही रहा था कोई ना कोई ना। स्टाइल अबाउट डॉट सीएसएस, तो इसी में बता देता हूँ। वैसे उसको वर्क करना चाहिए, बाकी इनकी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर या वो मेरे ऊपर ठीक रखी है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर। वैसे आप इसके अंदर दूसरी सीएसएस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जब हम इस्तेमाल करते हैं ना जैसे बूटस्ट्रैप लाइक, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर डॉट स्लैश लगाते हैं। आई थिंक पहले हमारा स्पेलिंग मिस्टेक था, अब ये स्टाइलिंग भी इसी तरह से ही होनी अब आ गई थी। वो हमने लिखा सही था, लेकिन क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उस मिस्टेक जो है वो कोडिंग के अंदर ऑलवेज होती रहती हैं, चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड हो। जो मैं अपने आप को एक्सपीरियंस्ड तो बोल सकता हूँ, एक्सपर्ट नहीं बोल सकता। ठीक है? अब चाहे इमेज को भी लगे रहने दो तब भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारा जो इश्यू था वो था फाइल के नेम के साथ और इसके यूआरएल के साथ। अब ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप सीएसएस लगा सकते हो। अब आप इस तरह से एक सीएसएस लगा सकते हो, वो आप किसी भी जो पेज है उसके अंदर एक सीएसएस की फाइल क्रिएट करके आप उसको कर सकते हो। अब सेकंड वे के अंदर जो आपकी सीएसएस है वो आपको मैं ऐप वाले पेज के ऊपर लगाना सिखा रहा हूँ, आप इसको किसी भी पेज के ऊपर लगा सकते हो। हम चलो इसको लगा ही कॉन्टैक्ट पे लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट के ऊपर आएँगे ना, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। जब भी अपने सीएसएस के मॉड्यूल इस्तेमाल करने हैं ना, उसके लिए भी आप सेम अलग से ही फाइल लोगे। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक हो गया। अब सेम इसके अंदर जब सीएसएस लिखोगे, हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी चले जाते हैं, ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर जाके एच1 को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे कलर ग्रीन, चलो ग्रे भी ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड। ठीक होगा, सेव किया। अब ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं आऊँगा इसके फाइल के अंदर। अब इस फाइल के अंदर जब भी आपने मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे स्टाइल्स और उसके बाद हमने लिखना है फ्रॉम, जहाँ से आप अपने जो स्टाइल है वो ले रहे हो। उसके बाद आप डॉट और स्लैश और अपने जो मॉड्यूल है उसका नाम। अब इस मॉड्यूल का हमने नाम रखा, इसको सेव करा, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्या करें, प्रेसिंग सीएसएस सोर्स फाइल फेल। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे एक दफ़ा, बाद में इसको देखेंगे कि कहाँ पे इशू कर है। और हम यहाँ आएंगे इसके ऊपर, इसको हम देंगे क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स और ऊपर हम लिख देंगे स्टाइल्स और फिर हम डॉट डाल के लिख देंगे जो हमने वहाँ पे नाम रखा था। हमने इसका नाम क्या रखा था, H1, तो मैं इसका H1 नाम रखूँगा, नहीं रखूँगा, मैं क्लास लगाऊंगा इसको। ब्लॉग हेडिंग या जिस तरह से आप कोई भी देना चाहो, तो मैं इसको कहूँगा डॉट ब्लॉग। आप इसको डॉट हेडिंग देना चाहो वो भी दे सकते हो, डॉट इसको आप मी देना चाहो वो भी आप दे सकते हो, वो टोटली आप पे है। अब हमने ये स्टाइल लिखा है ना, इसके साथ जो हमने यहाँ पे क्लास लगाई थी ना, उस क्लास का हमने नाम लिखना है। अब उसको हमने क्लास लगाई थी ब्लॉग, तो मैं इसके साथ लिख दूँगा डॉट ब्लॉग। तो ये मैं बस आगे देश से जो भी हमने यहाँ पे स्टाइल किया था, इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो जहाँ भी कलर चेंज हो गया, व्हाइट किया तो व्हाइट हो गया। और अब इसके अंदर क्या करोगे आप, डॉट जिस तरह से आप सीएसएस लिखते थे क्लास नेम के अंदर, तो इधर आप क्लास नेम के साथ नहीं लिखोगे। मतलब होगा तो लगेगा कि क्लास ही है, क्योंकि हम डॉट के साथ लिख रहे हैं, लेकिन वो आपका मॉड्यूल होगा और आपने उसको एज़ अ मॉड्यूल यूज़ करना है। स्टाइल और इसको यूज़ भी आपने क्लास वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही करना है, जिस तरह से आप क्लास लगाते हो, आप लगाओगे इसको क्लास के अंदर ही, जिस तरह से ये आपको बताऊँ, ये क्लास नेम स्टाइल डॉट ब्लॉग। तो आप चाहे मॉड्यूल का इस्तेमाल कर लो, चाहे आप यूज़ कर लो,
एक्सटर्नल सीएसएस का। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास थी वो थी ग्लोबल सीएसएस। वो आपको ऑलरेडी समझाई कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ग्लोबल सीएसएस की फाइल ऑलरेडी बन जाती है, तो उसी के अंदर आप सारे सीएसएस लिख दो, ठीक है। उसके बाद टेलविन सीएसएस, तो ये भी आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है टेलविन सीएसएस के ऊपर। उसके अंदर आपको टेलविन का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। फिर उसके बाद सैस, तो सैस एक एडवांस टॉपिक है, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, अदरवाइज मेरे लेस के ऊपर एक आरएच ट्यूटोरियल है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट, इसको आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपने जावा से सीएसएस किस तरह से लिखनी है। अगेन इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लो। आई होप इस चीज़ की समझ आ गई। लेआउट किस तरह से लगाते हैं, इमेजेस किस तरह से लगाते हैं, फ़ॉन्ट और सीएसएस। अब हम सर्वर साइड जो है इसके ऊपर हम देखेंगे, सर्वर एंड क्लाइंट साइड उसको हम देखेंगे, साथ में फेचिंग डाटा इसको देखेंगे विद एपीआई। कोई भी हम एपीआई लगा के वहाँ से उसका डाटा फेच करके पेज के अंदर डिस्प्ले करवाएँगे। तो उसके बाद 1-2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे। फिर आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज तो हो जाएगा कि आप नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स को किस तरह से रन कर सकते हैं इनटू नेक्स्ट जेएस। दोस्तों नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट एक सर्वर साइड कंपोनेंट्स को ही रेंडर करवा रहा होता है और उसको हम एज अ फ्रंट एंड मतलब एज अ क्लाइंट साइड जो है वो यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल में जो हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बैकएंड एपीआई, डेटाबेसेस एटसेट्रा, उनको हम किस तरह से रन करते हैं और क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम किस तरह से रन करते हैं। इसके लिए मैं 2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बताऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और आपको एट द एंड पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे और ये जो हमारे पास है एसआरसी फ़ोल्डर, इसके अंदर ऐप वाला फ़ोल्डर, चाहे आप इसके अंदर एक कंपोनेंट वाला फ़ोल्डर बना दो, या चाहे आप इसको अलग किसी मतलब जिस तरह से ये आपका मेन डायरेक्टरी है, आप चाहे इसके अंदर बना दो। मैं एसआरसी वाले फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टरी एक फ़ोल्डर बना दूँगा, जिसका मैं नाम रख दूँगा कंपोनेंट। कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं पहला कंपोनेंट लूँगा काउंटर, यहाँ लूँगा काउंटर डॉट जेएस। अब काउंटर डॉट जेएस को लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो अगर आपने इसका एक प्लगइन किया हो ना, यहाँ पे आपको प्लगइन आएँगे, ये वाले रिएक्ट के, यहाँ पे आ गए ये ES7 रिएक्ट रिडक्स और ES7 रिएक्ट रिडक्स स्टाइल और ES7 रिएक्ट स्निपेट। अगर आप ये करोगे तो आपने जैसे यहाँ पे लिखना RNF और इस पे क्लिक करना, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट लग जाना है। अब ये जो कंपोनेंट है वो आपके पास लगा रिएक्ट नेटिव का, हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट कंपोनेंट और यहाँ पे RFC इसको करेंगे, हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट लग जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और जो हमने फ़ाइल का नाम रखा होगा उस नेम से हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम अपना जो कोड है वो डायरेक्टली लिखेंगे। अब चूँकि हमने इसका एज़ अ फ्रंट एंड यूज़ करना है, तो मैं ऊपर मेंशन कर दूँगा कि ये मेरे पास क्लाइंट है। यहाँ पे मैं डबल कोलन दे के यहाँ पे लिखूँगा यूज़ क्लाइंट, ठीक है? अब यूज़ क्लाइंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जो फंक्शंस हैं या कंपोनेंट्स हैं, सर्वर साइड वाला जो क्लाइंट साइड वाला, दोनों का इकट्ठा यूज़ करने वाला है, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद हम ये डिव के अंदर आएँगे और बल्कि डिव से भी ऊपर आएँगे इस काउंटर के अंदर और यहाँ पे एक मैं ले लूँगा कांस्टेंट और कांस्टेंट को मैं नाम दे दूँगा काउंट और सेट काउंट और इसको मैं ले लूँगा इनटू स्टेट। यहाँ पे सेट काउंट इक्वल किया, यहाँ पे लिखूँगा यूज़ स्टेट और स्टेट के अंदर जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो मैं कर दूँगा 0। बाय डिफ़ॉल्ट काउंटिंग जो मेरी 0 से हो। अब ये जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर एक मैं पी का टैग लूँगा और पी टैग के अंदर सिंपली मैं लिख दूँगा यहाँ पे करंट काउंट, क्योंकि हमने इसको बढ़ाना भी है। फिलहाल इसको मैं लिख दूँगा जस्ट करंट काउंट और इसके अंदर मैं ये काउंट है, इसको पास कर देना। ठीक हो गया? और यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी साथ ओपन कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू भी आ गया और इस कंपोनेंट को भी हम अपने जो मेन कंपोनेंट है ये वाला इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ऊपर मैं लिखूँगा काउंटर, तो ये पर काउंटर ऑटोमेटिकली आ गया। काउंटर फ्रॉम इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम एट द रेट कंपोनेंट, ठीक है। ये तो यहाँ से कट करा और यहाँ पे नीचे क्रिएटिव बाबर के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक हो गया? मेरे पास एरर दे रहा है तो मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा खत्म करता हूँ। एट द रेट नहीं लगाता, वैसे लगाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास कंपोनेंट को रिज़ॉल्व करने में आ रहा है। डबल डॉट लगाते हैं। इस कंपोनेंट को नेविगेट करना है कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर। मैं दोबारा इसको लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश और ये कंपोनेंट वाला फ़ोल्डर और कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर काउंटर डॉट जेएस। ठीक हो गया? और यहाँ पे सेव करेंगे, इसको रीलोड करते हैं। तो बस यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आ जाऊँगा काउंटर के अंदर और इस वाला काउंटर के अंदर, तो इसको भी एक दफ़ा मैं ख़त्म करता हूँ।
और इस काउंट को भी एकदम ख़त्म करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर, इसको सेव करा यहाँ पे, और इसको भी एकदम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तुम्हें पास प्लांट काउंट आ गया, इसका मतलब है कंपोनेंट हमारे पास अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे इम्पोर्ट स्टेट, यूज स्टेट फ्रॉम स्टेट। ठीक हो गया यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही रहने देंगे और रिएक्ट को हटा देंगे। सेव करा यहाँ पे। अच्छा, अब ये काउंट हमारे पास ला गया, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बटन का टैग, और बटन के अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक और क्लिक इवेंट की, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन क्या हो, देन एक एरो फंक्शन हमारे पास चल जाए यहाँ पे। और इस एरो फंक्शन के अंदर क्या हो, जो हमारे पास सेट अकाउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जिसके अंदर काउंट के अंदर एक वैल्यू हम प्लस कर देंगे, इसको हम बोलेंगे 1। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास एक ऐड हो जाएगी। तो अच्छा, यूज़ क्लाइंट हमारे पास ठीक है। वैसे तो हम लगा के लेते हैं यहाँ पे असिस्टिव, हम पे रिपेयरिंग मिस्टेक नो, ये लाइन भी ठीक है, इंपोर्ट भी हमारे पास ठीक है। जो इसके अंदर जो मेन इश्यू है वो यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे डबल स्पेस लगाई है, यहाँ पे सिंगल स्पेस। अब कोडिंग इस तरह से, कोडिंग के अंदर एक छोटा सा भी एरर आ जाए तो हमारे पास वो इशू करने लग जाता है। अब इंक्रीमेंट को मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी इंक्रीमेंट, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारी बढ़ती जाएगी। ये तो हमारे पास बन गया एक सिंपल सा काउंटर। तो ये जिसको हम यूज़ करें, इसको हम एज अ क्लाइंट साइड कह सकते हैं, क्योंकि हम इसका जस्ट फ्रंट एंड जो उसको देख रहे हैं। अब हम इस सेम कंपोनेंट को हम बाकी कंपोनेंट्स के अंदर रेंडर भी करवा सकते हैं, जिस तरह से हम एक जो बैकएंड के अंदर डाटा उसको रेंडर करवाते हैं। उसके लिए सिंपल मैं आ जाऊँगा पेज डॉट जेएसएस के अंदर, जहाँ हमने काउंटर लगाया हुआ है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन का हम नाम दे देंगे फंक्शन, और इस फंक्शन का हम नाम रख देते हैं यहाँ पे गेट यूज़र डाटा। गेट यूज़र डाटा, और इसके पैरामीटर के अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर सिर्फ पास कर रहा हूँ गेट, मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन गेट यूज़र डाटा। आप इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हो, और अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो, जब आप बैकएंड के साथ काम कर रहे होगे तब देन भी आपके पास सेम ये वाली चीज़ इंक्रीमेंट हो रही होगी, सेम ये वाली चीज़ यूज़ हो रही होगी। हम सिंपली यहाँ पे एक डाल लेते हैं वैल्यू। अब समझ लो कि हमने एक एपीआई ली, और एपीआई के अंदर हमारा जो डाटा है वो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आगे चल के हम एक रियल एपीआई के साथ वो करने भी वाले हैं। यहाँ पे हम लूँगा कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे लूँगा मैं नेम, और नेम दे देता हूँ यहाँ पे क्रिएटिव बाबा, और उसके बाद हम यहाँ तो कॉमा लेंगे, फिर हम दे देंगे यहाँ पे ज्वाइंट, कि ज्वाइंट कब हुआ। तो मैं इस पर नाम जो है वो डेट डाल देता हूँ, कुछ भी हम डाल देते हैं। तो मैं 2024 डैश 01 और डैश ये 13 कर देता हूँ, इस डेट को ज्वाइन हुआ। ठीक हो गया। अब हम ये जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट। अब समझ लो वो डाटा हमारा बैकएंड से आ रहा है, अब इस डाटा को हम रेंडर करवाने वाले हैं या शो करवाने करवाने वाले हैं इनटू फ्रंट पेज। अब ये क्या है, ये आपका सर्वर साइड डाटा है, और ये जो अब हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे इसको एज अ क्लाइंट साइड, मतलब डाटा हमारा बैकएंड से आ रहा है लेकिन इसको हम यूज़ कर रहे हैं ऑन अ क्लाइंट साइड। ठीक हो गया, जो कि हमारा मेन क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट को सीखने का मकसद होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लूँगा कांस्टेंट, और इसका मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू अवेट, और अवेट को हम दूंगा यहाँ पे गेट यूज़र डाटा, और इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और इसको मैं नाम दूंगा डेट। अब डेट को मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे न्यू, जो हमारी करंट डेट होगी, न्यू डेट, और यहाँ पे डॉट, डॉट के बाद देंगे टू लोकल हम लिख देंगे इसको स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब जब भी हम अवेयर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फंक्शन हमारा हमेशा होना चाहिए एसिंक्रोनस, और फंक्शन से पहले ये कीवर्ड हम लिखते होते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक होगा, जब एसिंक्रोनस लेंगे इसका मतलब है कि ये डाटा जो बैकएंड है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब हम इस डाटा को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब क्रिएटिव बाबर के ऊपर हम इस डाटा को यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो इसको शो करवाना इज़ वेरी सिंपल। सिंपली आप यहाँ पे ले लो एक S1 का टैग, उसके अंदर आप लिख दो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दो यहाँ पे यूज़र, और आप यहाँ पे यूज़र, और यूज़र के अंदर डॉट नेम, कि जब क्या उसका नेम है।
कि मेरे पास आ गया क्रिएटिव बाबर, जो हमने यहाँ पे नेम लिखा। ऊपर तो हमारे पास वैसे क्रिएटिव बाबर आ रहा है, तो मैं इसको सिर्फ कर देता हूँ बाबर। ठीक है, तो मेरे पास आ गया बाबर। और ये क्रिएटिव बाबर बेशक हम डिलीट कर दें, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास ये ऊपर वाला वो सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो अब उसके बाद हम जो करंट डेट है आज की, उसको प्रिंट करवाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे लूँगा एक पी का टैग, और पी के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ करंट सर्वर। करंट सर्वर जो मेरे पास है वो है हमारे पास डेट। ठीक हो गया, सेव किया। तो आज की जो डेट है वो हमारे पास आ गई, और जो टाइम इस टाइम है वो भी चल रहा है, ये सुबह के 2:18 है। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक और पी का टैग, और इस पी टैग के अंदर हम ज्वाइनिंग जो है वो डे लिखेंगे, ज्वाइंड एज। और इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से हम लेंगे यूज़र डॉट ज्वाइन। यूज़र हमारा ज्वाइन कब हुआ था, सेव करा। ये हमारे पास आ गई ज्वाइनिंग डेट यूज़र की, जो हमने यहाँ पे दी थी। सेम दोस्तों यही वाला मेथड है जब भी आप काम कर रहे होगे एपीआईज के साथ, क्योंकि जब आप काम करोगे नेक्स्ट जेस के अंदर, आप काम हमेशा कर रहे होगे एपीआईज के अंदर। नेक्स्ट जेस के अंदर काम करने का मतलब ही होता है कि आप इसके साथ एपीआई का इस्तेमाल करोगे। चाहे आप मन स्टाक एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप पाइथन का इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, या फायरबेस का कर रहे हो। अब हम मूव करें टू अबाउट पेज, और यहाँ पे हम एक सेकंड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विद अ रियल एपीआई। जिस तरह से एक हकीकत में रियल एपीआई के साथ वर्क होता है, वो हम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे कंपोनेंट लूंगा, कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर, और इस कंपोनेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको नाम रखूँगा टॉगल इमेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज हमारी आ रही होंगी फ्रॉम डेटाबेस, लेकिन हम इसको यहाँ पे जब यूज़ करेंगे ना, हम इसको यूज़ करेंगे एज़ सर्वर साइड कंपोनेंट। मतलब सर्वर साइड से हम लेंगे ईमेल्स जो कि एपीआई से डाटा आ रहा होगा, और टॉगल ईमेल हम एक बटन के थ्रू ईमेल को हाइड और शो करवाएँगे। इसका नाम है ये टॉगल ईमेल, और यहाँ पे लिखेंगे आरएफसी और रिएक्ट, अच्छा सॉरी, इसका हमने सार लिख रहा था डॉट जेएसएक्स या डॉट जेएस। इसके साथ साथ लिखेंगे हम यहाँ पे आरएनएफ, और आरएनएफ से क्या होगा, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट बन जाएगा। हम इसको करेंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट आरएफ की, ये हमारे पास बन जाएगा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और इसको हम यहाँ पे अगेन जो हमारे पास अबाउट वाला पेज है, ये वाला अबाउट डॉट जेएसएक्स, इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो पहले वाला कोड लिखा हो सारा मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टॉगल ईमेल, और हम यहाँ से कट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, और सिंपली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। ठीक हो गया, सेव करा, फिर हमारे पास आ जाएगा टॉगल ईमेल, और ये हम आ जाएंगे वापस से टॉगल ईमेल के अंदर। इसके अंदर एक मेजबान की हेडिंग लूँगा, और इसको नाम दे देता हूँ टॉगल ईमेल। ठीक हो गया, अभी हम बस टॉगल ईमेल टेक्स्ट आ गया। अब देखो, टॉगल ईमेल जब हम क्रिएट करेंगे तो इनको हमने हाइड और शो करवाना है। उसके लिए हम हमेशा स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं कांस्टेंट लूँगा, और इसको मैं नाम दूँगा शो ईमेल, और सेकंड दूँगा इसको मैं सेट शो ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखूँगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर जो मैं डाटा पास करूँगा, वो मैं डाटा पास करूँगा फाल्स। मतलब इसके अंदर मैं डाटा पास करूँगा इन अ बूलियन। मतलब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा शो हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे तो डाटा हमारे पास हाइड हो जाएगा। अब सिंपल इस टॉगल जो हमारे पास लगा हुआ है, इसके नीचे आऊँगा, और यहाँ पे मैं अगेन एक कंपोनेंट लूँगा, या एक बटन ले लेता हूँ, जिसको हमने इसको लगाना है तो बटन लूँगा। बटन के ऊपर मैं लिख दूँगा एक कंडीशन, कि अगर तो शो इनेबल मेरे पास हो, शो इमेज मेरे पास लगा हुआ हो, देन मेरे पास शो हो जाए हाइड बिट बटन, देन मेरे पास हो हाइड इमेज, और अगर मेरे पास इमेज ऑलरेडी हो तो क्या हम कर देंगे शो इमेज। ठीक हो गया, ये हमने दो बटन के ऊपर टच कर दिए। अब इसको भी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, यूज़ क्लाइंट, यूज़ और क्लाइंट, ये डिफाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आप पर फ़र्क नहीं करेगा। अब ये हमने लगा दिया। अब इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर में फंक्शन लगाएंगे, कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाए देन इसकी कंडीशन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे कंडीशन इसकी ऑन क्लिक लगाया, और ऑन क्लिक के ऊपर एरो फंक्शन पास करेंगे, और सिंपल कर देंगे हम सेट शो ईमेल इनटू इज़ नॉट ईमेल। जो ईमेल वो नहीं है ना, अगर ट्रू होगी तो फाल्स हो जाएगी, जब फाल्स हुई तो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। क्लिक करा, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा हाइड इमेज। अगेन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा शो ईमेल। अब देखो, सिर्फ क्लिक करने से
बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। अब बटन का टेक्स्ट भी चेंज करवा सकते हो, उनका स्टाइल भी चेंज करवा सकते हो, जो मर्ज़ी आप चीज़ चेंज करवाना चाहो, इसकी मदद से आराम से चेंज करवा सकते हैं। अब आ जाएँगे हम अपने इस कंपोनेंट के अंदर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं page.jsx। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक जो एपीआई है उसकी मदद से डाटा यहाँ पे लूँगा। तो सेम जिस तरह से प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था, हम यहाँ पे लेंगे सिंक्रोनस फंक्शन और इसको मैं नाम दूँगा फंक्शन। फंक्शन का हम नाम दे देते हैं गेट यूज़र्स यहाँ पे। और इस पैरामीटर के अंदर आप इसको भैया खाली छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर हम कोई डाटा नहीं दे रहे, क्योंकि डाटा हमारा अभी आया नहीं है। तो मैंने इसके अंदर खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ पे लूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट देने के बाद यहाँ पे लूँगा रिस्पांस, और इसको इक्वल कर दूँगा वेट फेच। और फेच के अंदर मैं यूज़ करूँगा एक जेसन प्लेस होल्डर का डाटा। तो यहाँ पे लिखूँगा एचटीटीपीएस, एचटीटीपी और एस डबल स्लैश या फिर यहाँ पे कोलन फिर जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी और टाइपी कोड डॉट कॉम और स्लैश यूजर्स। ठीक हो गया। अब इसके बारे में हम चेक भी करेंगे इसके ऊपर डाटा है भी सही कि नहीं, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई। क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ये वाला आ रहा है, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यूआरएल यहाँ पे मेरे पास हो गया, देन यूजर्स, तो पोस्ट इज नॉट, ये आ गया यूजर, इसको क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया। और सेव इसका इस ये वाला यूआरएल में कॉपी कर लूँगा सारा, और ये वाला डाटा इस एपीआई के अंदर मेरे पास स्टोर है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आज इसका स्टेट लेना है। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर हमारा डाटा मौजूद हो गया। अब इसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे। शो हम करवा देंगे, इसकी रिटर्न कर दो। रिटर्न के अंदर क्या करो, सिर्फ रिस्पॉन्स लो और डाटा मेरा जेसन के अंदर कर दो। कोई इसके अंदर में एक्स्ट्रा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं। जो डाटा है उसको ज़्यादा जो है ना वो कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट हम इसके जेसन के अंदर हम अपना डाटा जो है उसको भेज देंगे। अभी जो हमने फंक्शन लगाया था ये पेज वाला, इसको सिंपली हम लगा देंगे एसिंक्रोनस फंक्शन, कि हमारा जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस है। और एसिंक्रोनस हम लगाएंगे फंक्शन कीवर्ड से पहले, फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन और पेज। अब इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये रिटर्न इसके ऊपर, और यहाँ पे मिलेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं इक्वल कर दूंगा इनटू यूजर्स, और यूजर को मैं इक्वल कर देता हूँ अवेट गेट यूजर, अवेट गेट यूजर। और यहाँ पे कंसोल के अंदर डाटा मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंसोल डाटा यूजर्स। अब सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल के अंदर चेक करते हैं। तो अब भी मैं इसके फॉर क्लियर करता हूँ और अगेन एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अब ये डाटा मेरे पास आ गया। ठीक है, ये देखिए मेरे पास डाटा आ गया। जो डाटा हमारे पास यहाँ पे ये सब प्लेस होल्डर के अंदर था, इसका नाम था लिनियोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिनियोग्राम। अब डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। जस्ट अब इस डाटा को हमने शो करवाना है इनटू पेज। हमने ये टोगल ईमेल को यहाँ पे पास किया हुआ है, इसी टोगल ईमेल के ऊपर हम डाटा पास कर देंगे। इसको मैं पैरामीटर दूंगा यूजर्स, और यूजर को ऊपर कर दूंगा मैं इनटू यूजर्स, के जो हमारे पास डाटा है वो इसके इक्वल हो जाए, जितने भी ये यूजर्स हैं, यूजर्स। सॉरी, ठीक हो गया। तो डाटा इसके इक्वल हो गया। अब मैं आ जाऊंगा टोगल ईमेल के अंदर, ये मतलब टोगल ईमेल्स है, और टॉगल इमेज ये मेरे पास, और ये फंक्शन इसके अंदर मैं अपना जो पैरामीटर है यूज़र वाला उसको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे लूँगा करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसके अंदर करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं पास कर दूंगा यूज़र्स। और अब रिटर्न के अंदर आके इसको मैं मैप करवा लूँगा इस ये जितनी भी मेरे पास लिस्ट होगी। यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे लूँगा मैं यूएल का टैग, और यूएल के अंदर दूंगा करली ब्रैकेट्स, और दूंगा यूज़र्स डॉट मैप। मैप के अंदर मैं कर दूंगा यहाँ पे यूज़र, यहाँ मैप यूज़र, और अब इसके अंदर मैं लूँगा एल आई का टैग। एल आई टैग को मैं लूँगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग का टैग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर सिंबल में पास कर दूंगा यूज़र का नेम, यहाँ पास कर दूंगा यूज़र डॉट नेम। सेव किया तो ये मेरे पास जितने भी नेम्स है वो आ गए। अब सेम मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंसेस, और यहाँ पे लिखूँगा शो ईमेल्स। अगर शो ईमेल मेरे पास इनेबल हो, देन क्या करो, देन मेरे पास एक पी का टैग लो, और पी टैग के अंदर मेरे पास शो करवा दो यूज़र की ईमेल्स। यहाँ पे लिखूंगा मैं करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लिखूंगा यूज़र्स
डॉट इन, सेव किया, उसको रीलोड करते हैं। अच्छा, तो ये में बस इमेज नहीं आई, तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ इसको। अच्छा, जिला मेरे पास नहीं आया, तो मैं इसको यहाँ पास करता हूँ। इमेज आनी थे, अच्छा क्या, ठीक है, मेरे पास हाइड था। अब क्लिक करेंगे मेरे पास इमेज शो हो जाएंगी, फिर अगेन क्लिक करेंगे इमेज हाइड हो जाएंगी इस तरह। ठीक हो गया। अब बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने इस ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट कर लिया। अब सिंपली इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे फिर हम स्टाइल, और स्टाइल तो हम दे देंगे यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल और 0। साथ में उसका हम लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्काई। सेव किया, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको दे देता हूँ यहाँ पे मार्जिन। मैं क्लिक किया और यहाँ पे मार्जिन मार्जिन को दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, 0। सेव किया, ये इस द्वारा मैंने मार्जिन दे दिया। अब क्लिक करेंगे ईमेल शो हो जाएंगे, ये क्लिक करेंगे ईमेल पर हाइड हो जाएंगे। अब सेम यहाँ पे इसको अगर हाइड करना हो, मिसाल के तौर पे ये जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट का स्टाइल है, तो आपको CSS आती होगी इतना, आई होप। हम सिंपली इस पर देंगे लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे यहाँ पे ना, हम इसको कोई लिस्ट स्टाइल नहीं देना चाहते, कि लिस्ट स्टाइल से ख़त्म हो गया। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसके साथ ये UL आ रहा है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। हमने पेज कितना टोगल और अच्छा हाइड और शो इमेल के साथ ही टोगल, यहाँ बटन मेरे पास आ गया। ये और UL आ रहा है, इसको मैं यहाँ ख़त्म कर दूंगा। यहाँ रिलोड कर लेते हैं। UL मैंने दिया था इसलिए कि मैं यहाँ पे इसको एक UL टैग के अंदर क्लोज डालूंगा सारे को, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमने फिलहाल डाटा ही शो करवाना, तो डाटा हमने शो करवा दिया यहाँ पे। अब इस तरह से बहुत सिंपल वे के अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, जिसके अंदर मैंने आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी सिखाई, और मैंने आपको सर्वर साइड जो रेंडरिंग है वो भी समझाई विद अ रियल API। अब मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है राउटिंग। कि जिस तरह से आपके पास आ रहा है माई नेक्स्ट ऐप, उसके बाद अगर हम इसके आगे यूआरएल बनाते हैं यूज़र का, ठीक हो गया, तो हमारे पास अभी तो कुछ नहीं आना। अगर हम यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस का, तो रिएक्ट जेएस में हमारे पास एक प्लगइन आता है रिएक्ट राउटर डॉम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जो राउटिंग होती है ना, वो फोल्डर बेस होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब भी आपने कोई भी राउट क्रिएट करना है, आपने app.js के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट कर देना है। मैं इसमें फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे ब्लॉग, ठीक हो गया। अब हमारा क्या यूआरएल बन गया ब्लॉग। अब ब्लॉग के अंदर जो इंडेक्स पेज होगा वो हमारे पास होगा page.js। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हम यूज़ करते हैं index.js या index.php, इंडेक्स डॉट आपके पास जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसका नाम, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करेंगे page.js, ये इसका इंडेक्स है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जिस तरह से आप नॉर्मल कंपोनेंट लगाते हो रिएक्ट के अंदर, आप सेम उस तरह से कंपोनेंट लगाओगे। मैं इसमें लगा देता हूँ कांस्टेंट ब्लॉग, इसको इक्वल किया, फिर एरो फंक्शन, जिस तरह से हम कोई भी जो कंपोनेंट है उसको डिफाइन करते हैं, और रिटर्न वैल्यू, रिटर्न के अंदर हम इसमें जो प्रिंट करवा देंगे H1 का टैग, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे हेलो ब्लॉग, या हम जिसके अंदर कुछ भी लिख देंगे टेक्स्ट, वो कर दिया। अब ये ब्लॉग को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ब्लॉग, ठीक हो गया। अब ये आपका कंपोनेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट इसके आगे स्लैश डालनी है और इसके आगे लिख देना है ब्लॉग, ठीक हो गया। इंटर करोगे तो आपका वाला पेज जो है वो रेंडर हो जाएगा। ये हमारे पास हेलो ब्लॉग प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हमने कोई राउटिंग नहीं लगाई, कोई इसके अंदर हमने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, सिंपल हमने उसका जो एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर हमने page.js लिखा, तो उसने हमारा यूआरएल क्रिएट कर दिया। अब अगर इसके अंदर हमें नेस्टेड यूआरएल चाहिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास ब्लॉग है, ब्लॉग के आगे भी हमें कोई यूआरएल चाहिए। अब ब्लॉग के आगे एक हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, उसका हम नाम रख देते हैं पोस्ट किया।
अब पोस्ट के अंदर अगेन मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा जो इसकी इंडेक्स होगी, हम इसमें लिखेंगे page.js, ये इसकी इंडेक्स बन गई। सिंपली जो आपके पास यहाँ वाला कोड है इसको आप कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो, इस तरह से आप कंपोनेंट को डिफाइन करते हो। अब इसका यहाँ पे जस्ट आपने नाम चेंज करना है, पोस्ट कंपोनेंट हमारे पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और यहाँ पे हेलो पोस्ट, सेव किया। अब हमारे पास यूआरएल क्या बन रहा है, ऐप वाला फोल्डर जो इसका इंडेक्स है, उसके बाद ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर पोस्ट, तो ये हमारे पास आ गया ब्लॉग, ब्लॉग तक हमारे पास यूआरएल ठीक आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे पोस्ट, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास हेलो पोस्ट आ गया। ठीक हो गया। अब आपको इसकी रूटिंग समझ आ गई कि किस तरह से आप इसके अंदर रूटिंग जो है वो क्रिएट करते हो। अब उसके बाद वो कंपोनेंट जो हमने इसके अंदर कंसिस्टेंट रखने हैं वो हम लगाते हैं, ये जो हमारे पास आया layout.js, इसके अंदर जिस तरह से अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है हाई, ठीक हो गया। अब ये हाई जो है ना ये तमाम पेजेस के ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ब्लॉग के ऊपर भी हमारे पास हाई आएगा। अगर मैं ब्लॉग के आगे इसका यूआरएल देता हूँ जिस तरह से हमने क्रिएट किया पोस्ट, तो इसके ऊपर भी हमारे पास हाई रहेगा। अगर मैं इसके इंडेक्स के ऊपर आता हूँ तब भी हमारे पास जो हाई है ये रहेगा। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर हम नेविगेशन बार और फुटर बार लगा सकते हैं। अब उनको लगाने के लिए आप सिंपल जिस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट्स से डिफाइन करते हो उस तरह से आप कंपोनेंट डिफाइन करोगे। इसके लिए आप चाहे अलग से src का फोल्डर क्रिएट कर दो या आप ऐप के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट कर दो। मैं ऐप के अंदर ही फोल्डर क्रिएट करूंगा। वैसे अगर आप इसको क्रिएट करोगे आपके पास कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा, तो जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन आया था ना कि आप इसके अंदर src फोल्डर रखना चाहते हो कि नहीं। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो आपने src वाला फोल्डर अलाउ कर देना है। src फोल्डर के अंदर आपने अलग से कंपोनेंट्स लगा लेने हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, तो आप ऐप के अंदर ही आओ, ऐप के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर दो, उसको हम नाम दे देते हैं नैव बार। ठीक हो गया। अब जो नैव बार है ना, अगर तो इसको हमने यूआरएल बनाना है तो इसके अंदर जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उससे हम क्या नाम देंगे, page.js, जिसका मतलब है index.js। लेकिन चूंकि हमने इसमें नेविगेशन बार लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे navbar.js। और सेम जिस तरह से आप बाकी कंपोनेंट्स डिफाइन करते हो उस तरह से आप कंपोनेंट डिफाइन करोगे, कांस्टेंट, और उसके बाद आप नैव बार इसको दो या आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो, वो आपकी मर्जी जिस तरह से आप उसको करना चाहो। तो मैं इसको करूँगा कांस्टेंट नैव बार, और क्योंकि मुझे एरो फंक्शन पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस्तेमाल करने में तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करूँगा। वैसे आप नॉर्मल जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको जो फुटर वाला कंपोनेंट है वो भी उसके अंदर लगाना आपको सिखा दूंगा। एक्सपोर्ट और उसके बाद डिफ़ॉल्ट के अंदर नैव बार। ठीक हो गया। अब नैव बार के अंदर जस्ट आपने एक h1 का टैग लेके इसके अंदर आप टैक्स लिख दो नैव बार। अब आपने आ जाना layout.js के अंदर। अब layout.js के अंदर आपने नैव बार को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट नैव बार, और ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब ये नैव बार को आपने टॉप के ऊपर लगा देना है, टॉप के ऊपर लगा दिया और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास नैव बार आ गया। अब नैव बार के अंदर आप अपनी जो नेविगेशन बार है वो पुट कर सकते हो, डिव लगाओ, उसके अंदर आइकन्स लगाओ, सॉरी आइकन नहीं मेन्यूज लगाओ, वो अभी हम लगाएंगे भी सही। लेकिन उससे पहले हम एक जो इसका फुटर पार्ट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आप जहाँ पे आपके पास नैव बार लगा हुआ है उसी के अंदर चाहे रखना चाहो या उससे बाहर रखना चाहो आपकी मर्जी। मैं ऐप जो फोल्डर है ना इसी के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, उसको हम नाम दे देंगे फुटर डॉट जस्ट हम फुटर देंगे। फुटर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे footer.js और इसके अंदर हम फुटर कंपोनेंट का जो कोड है वो लगा लेंगे। अब जब आपने फंक्शनल कंपोनेंट डिक्लेयर करने हैं उसके लिए सिंपली आप जस्ट लिखते हो एक्सपोर्ट और उसके बाद डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली आप लिख देते हो, इसमें आप कोई एरो फंक्शन नहीं यूज़ करते, और फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ पे आप लिख देते हो फुटर। और जब भी आपने कोई कंपोनेंट डिक्लेयर करना होता है ना तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हो। जब आप स्मॉल रखते हो ना तो अक्सर ये वर्क नहीं करता, बल्कि रिएक्ट में तो वर्क ही नहीं करता। तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसका ना जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है। अब जो नेक्स्ट JS है ये भी रिएक्ट JS का फ्रेमवर्क है, तो आपने जो आपके रूल्स वहाँ पे अप्लाई होते थे यहाँ पे भी होने हैं, चंद एक को छोड़ के। जिस तरह से राउटिंग है उसमें आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते, इसमें आपके पास हज़ारों लाइन ऑफ कोड बच जाती हैं। इसके अलावा इसमें आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, आप इसमें डायरेक्टली Node.js या किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग का
इस्तेमाल कर सकते हो। वो इंशाल्लाह आगे चल के जो हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर उसमें हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे रिटर्न लगा देना। रिटर्न के अंदर आप अपना फुटर लगाओ। तो फुटर के लिए भी मैं यहाँ पे एक H1 का टैग और इसके अंदर जस्ट मैं प्रिंट कर दूंगा फुटर और इसके करेंगे सेव। अब इस कंपोनेंट को आपने किस तरह से कॉल करना है, सिंपली आप आओगे layout.js के अंदर, जहाँ पे आपने नैवबार को इंपोर्ट किया ना, वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लोगे फुटर को। ठीक हो गया। अब ये जो फुटर है ना, इसको आप यहाँ पे नीचे कॉल कर दो। अब ये जो आपकी आ रही है ना layout.js, अब layout.js को आप हर फाइल के लिए अलग से भी क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से हमारे पास आ रहा है ना ये pay.js, अलग से एक हमारा फोल्डर बांध रहा है, हमारा राउट बांध रहा है, हमारा एक URL बांध रहा है। अब इसी के अंदर आप इसके लिए अलग से भी layout.js क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसे अभी हम नहीं करेंगे, वो आगे चल के हम करेंगे जब हम SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको सेव करो, इसको आप चेक करोगे तो हमारे पास नैवबार और फुटर दोनों आ गए। अब जो आपके पास नैवबार का कोड है वो आप नैवबार के अंदर लिख लो। तो सिंपली आप आओ यहाँ पे navbar.js के अंदर और यहाँ पे आप एक डिव क्रिएट करो, डिव, और डिव को यहाँ पे कर दो क्लोज। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप इसको क्लास लगा दो। क्लास नेम इसको हम लगा देंगे यहाँ पे नेविगेशन बार, नेविगेशन बार। और नेविगेशन बार के अंदर आप एक लाओगे नेव का टैग। नेव के टैग को भी आप अलग से क्लास लगा दो, क्लास नेम नेव बार। अब जो जिस तरह से आप सिंपली JSX लिखते थे, जिस तरह से आप HTML कोड लिखते थे रिएक्ट के अंदर, सेम वही वाला आपका रूल जो है वो अप्लाई होना है। लेकिन इसमें आपने आपके लिए एक बड़ा फ़ायदा है, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक का टैग लिया और इसके अंदर हम देंगे इंडेक्स। ठीक हो गया। अब आता है इसका href यहाँ पे। अब जब आप लगाते रिएक्ट के अंदर काम करते थे तो हमें लगाना पड़ता था ब्राउज़र राउट, उसके बाद राउटर के आगे फिर उसका लिंक आगे लगाओ तब। लेकिन नेक्स्ट के अंदर क्या है, जस्ट आपने इसका URL दे देना है। मैं इसका इंडेक्स रख रहा हूँ सिंपल ये वाला, और उसके बाद अगेन इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको चेक करवाने के लिए पोस्ट, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका जो URL है वो पोस्ट बने। अब सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स आ रहा है। अब इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम होम के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन जैसे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो पोस्ट वाला URL है वो बनेगा। यहाँ पे पोस्ट वाला URL बना ये वाला। अब जो पोस्ट वाला URL था हमारे पास ये वाला, सॉरी पोस्ट वाला नहीं, हमारे पास था ब्लॉग वाला। तो यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉग भी इसके साथ ऐड कर देते हैं, ब्लॉग और उसके आगे पोस्ट। अब ये वाला URL बना जो हमने इस पेज स्ट्रक्चर के अंदर दिया था। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा पोस्ट के ऊपर, अब हमारे पास ब्लॉग और पोस्ट, और जो हमने इस कंपोनेंट के ऊपर इसको रिटर्न लगाया था वो वाला हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो ब्लॉग है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ब्लॉग को मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने और कंपोनेंट्स लेने हैं। वो हमारे पास है अबाउट अ सेक्शन है या कॉन्टैक्ट है, वो हम लगाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। जस्ट अब आपने यहाँ पे लगा लेने हैं इसको URLs। तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूज़र, एक यूज़र पेज के लिए यहाँ पे हम होम कंपोनेंट लगा देंगे, या जस्ट आप इसको होम भी रख सकते हो। सेम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे अबाउट जब हम कोई URL क्रिएट करेंगे उसके लिए, और इसका मेन्यू भी हम दे देंगे अबाउट। फिर अगेन हम कॉन्टैक्ट के लिए, जिस तरह से आप कोई भी 5 पेजेस वेबसाइट बनाते हो सेम उस तरह से हम कॉन्टैक्ट। सेव किया। अब इसको अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा होम आ गया, हमारे पास इंडेक्स आ गया, और जितने भी हमने वहाँ पे मेन्यूज लगाए थे इंडेक्स, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है फुटर टैग। तो फुटर के अंदर आप आ जाओ footer.js के अंदर ये वाला। अब फुटर के अंदर भी सिंपल आपने एक लगा देना है यहाँ पे H1 का, सॉरी डिव, और उसको आप लगा दो यहाँ पे क्लास फुटर, क्लास नेम इसको हम लगा देंगे फुटर, और इसके अंदर आप एक लगा दो फुटर का टैग, और फुटर के टैग के अंदर आप लगा दो एक स्पैन का टैग या पैराग्राफ का टैग। उसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ कॉपीराइट 2023। सेव किया। और अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये कॉपीराइट भी आ गया, और हमारे पास इंडेक्स, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट भी आ गया।
अब इसको आप सबसे पहले डिज़ाइन कर लो। डिज़ाइन करने के लिए आप आओगे सिंपल ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर। अब जो आपकी ग्लोबल डॉट सी एस एस है वो लगी हुई है लेआउट डॉट जी एस के अंदर, और लेआउट डॉट जी एस हर पेज के ऊपर कॉमन है। जब हम अलग से कोई बना रहे होते हैं ना वेबसाइट, तब आप नैव बार के लिए अलग से नैव बार डॉट सी एस एस लिखते हो, फुटर के लिए अलग से फुटर डॉट सी एस एस लिखते हो। इस तरह से जितने भी आप बाकी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हो उनके लिए आप अलग से लिखते हो। क्योंकि हमारा कोड थोड़ा सा शार्ट सा होना है और वैसे भी हमने जस्ट इसको भी समझना है, तो मैं सारा कोड जो है वो ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर लिख लूँगा। आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप जब कंपोनेंट्स बनाते हो तो आप हर कंपोनेंट के लिए अलग से सी एस एस की फ़ाइल डिफ़ाइन करते हो। तो यहाँ पे मैं पहले इसको लगाऊंगा स्टार, और स्टार के अंदर मार्जिन पैडिंग 0, जिस तरह से हम नॉर्मल किसी भी सी एस एस के अंदर बेसिक कोडिंग लिखते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये तो आपकी कॉमन हो। उसके बाद लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल वो हम कर देंगे उसको यहाँ पे नॉन, कि इसके अंदर हम कोई भी लिस्ट स्टाइल नहीं कर रहा है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ पे आप चेक करोगे तो इनके ऊपर लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गया और जो टेक्स्ट डेकोरेशन था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने जो हमारे पास नेविगेशन बार है इसको पहले सेलेक्ट कर लो। नेविगेशन बार वाली जो क्लास है उसके लिए नेव बार के अंदर आओ, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करो और आ जाओ सी एस एस के अंदर। सिंपली इसको यहाँ से टारगेट करो और इसको आप लगा दो यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग इसको आप लगा दो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और उसका बैकग्राउंड कलर आप लगा दो यहाँ पे ब्लैक। सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास ये लग गया। अब ये इसके अंदर जो हमारे पास यूएल का टैग और एलआई के टैग्स हैं उनको आप सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट से डिज़ाइन करने के बजाय हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। एलआई का टैग लेंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले लगा देंगे इन लाइन ब्लॉक, और साथ में इसको लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इसके दरमियान स्पेस बन जाए। उसके बाद डायरेक्टली एक टैग को स्टाइल करेंगे और इसको हम कलर लगा देंगे वाइट। सेव किया और इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया। थोड़े से हमारे पास ये जो आइकन्स हैं, जो हमारे पास मेन्यूज़ हैं वो भी थोड़े अच्छे से स्टाइल हो गए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये फुटर वाला सेक्शन, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फुटर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे फुटर का टैग, और फुटर टैग को हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे ब्लैक, और साथ में हम फाउंड कलर इसको हम लगा देंगे वाइट, और साथ में हम इसको लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव किया और ये आ गया। अब ये भी स्टाइल हो गया। थोड़ी सी पैडिंग कर देते हैं फुटर को। पैडिंग इसको हम कर देंगे 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। तो थोड़ी सी इसकी पैडिंग भी अब ठीक होगी। अब इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट है वो दे देना है, और सबसे पहले H1 के टैग को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी मेन हेडिंग है। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे यहाँ पे 120 पिक्सल, और साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया और ये हमारे पास माई नेक्स्ट ऐप स्टाइल हो गया। अब उसके बाद होम के लिए और अबाउट के लिए और कॉन्टैक्ट के लिए हम अलग से यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब सेम आ जाना है आपने ऐप के अंदर। इन सब को आपने क्लोज कर दिया। ऐप के अंदर आप लोगोगे सबसे पहले एक फोल्डर। अब आपने चूँकि होम के लिए मेन्यू स्टाइल करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम। फोल्डर का नाम हम लिखेंगे होम। इंटर किया। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे page.js। अब चूंकि होम के अंदर जो page.js है ये आपकी कॉमन फाइल होनी है, इंडेक्स फाइल होनी है। इसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे इसके लिए यहाँ पे होम, और यहाँ पे ठीक हो गया। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिटर्न, जिस तरह से हम कंपोनेंट लगाते हैं कोई भी। H1 की हेडिंग सबसे पहले, और इसके अंदर हम लिखेंगे होम पेज, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सेव किया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक पैराग्राफ का टैग, पी का टैग जिसे हम बोलते हैं, पी का टैग, और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे। मैं इसके अंदर लोरम इप्सम का टेक्स्ट लिख देता हूँ। लोरम, अच्छा इसलिए इसका डायरेक्टली नहीं आ रहा तो इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लोरम टेक्स्ट को, लोरम टेक्स्ट, और यहाँ से हम कोई भी इसका टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है और ये होता भी डमी टेक्स्ट ही इस्तेमाल है। तो यहाँ से हम कुछ भी लाइनें इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लगा देते हैं।
ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अभी कॉपी नहीं हुआ इसे, कॉपी और ये लगा के ठीक हो गया। अब इसी पैराग्राफ के टैग को आपने 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट कर देना। मैं इसको 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट किया, सेव किया। अब ये आपका जो होम कंपोनेंट है ये आपका आ रहा है इस यूआरएल के अंदर, होम वाले के अंदर। अब इसको आपने लगा देना है नैव के अंदर जहाँ पे हमने लगाया था ना यूज़र। अब इंस्टेड ऑफ यूज़र हम यहाँ पे लगा देंगे होम, जो हमारे फोल्डर का नाम है। तो यहाँ से होम, अब यहाँ जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा होम के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा होम वाला कंपोनेंट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज। अच्छा, ये हमारे पास कह रहा है कि रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ होम पेज के अंदर। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद होम, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, अब आ गया। अब ये हमारे पास टेक्स्ट भी अच्छे से आ गया। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए हम आते हैं CSS फाइल के अंदर और यहाँ पे इसको थोड़ी सी हम पहले पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग उसको हम लगा देते हैं 30 पिक्सल, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। और फिर पैराग्राफ के टैग को हम लगा देंगे सबसे पहले विड्थ 50% और उसके बाद मार्जिन 0, और मार्जिन इसको 0 नहीं बल्कि मार्जिन 0 ठीक है। और साथ में हम लगा देंगे इसको पैडिंग उसको हम लगा देंगे टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव किया और ये हमारे पास जो कंपोनेंट है वो स्टाइल हो गए। अब थोड़ा सा इसका मार्जिन जो है वो 0 और ऑटो कर देते हैं ताकि बिल्कुल ये हमारे पास ये सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो या इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अब ये जिस तरह से आपने होम पेज को क्रिएट किया, सेम इस तरह से बाकी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपने सारे क्रिएट करने हैं। तो इस सारे का हम कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और जहाँ पे आपका होम आ रहा है ना, इसी के पेज के अंदर आप एक और फोल्डर लोगे, उसको हम नाम दे दोगे अबाउट। अब अबाउट के अंदर एक फाइल ली, उसको हम नाम देंगे page.js और इसके अंदर हम ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे आपके पास होम आ रहा है वहाँ पे आप लिख दो अबाउट और यहाँ पे आप लिख दो अबाउट पेज और लास्ट पे भी आप इसको कर दो अबाउट। ठीक हो गया, सेव किया। अब सेम इसी के अंदर जो थर्ड वन है हमारे पास कॉन्टैक्ट, उसको हम लेंगे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट के अंदर अगेन एक न्यू फाइल जिसको हम नाम देंगे page.js। अब सारा कोड इसके अंदर और इसके अंदर भी हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट और ये जो कॉन्टैक्ट है ये हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया और यहाँ पे हम लगा देंगे कॉन्टैक्ट। जो इसका यूआरएल है वो ऑलरेडी लगा हुआ है कॉन्टैक्ट और अबाउट। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे। होम पे आए तो हमारे पास होम पेज आ गया, अबाउट पे आए तो अबाउट पेज आ गया और कॉन्टैक्ट पे आए तो हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद इंडेक्स के ऊपर आएंगे तो हमारे पास इंडेक्स वाला पेज आएगा माई नेक्स्ट ऐप। ठीक हो गया। आई होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर लगाते हैं। अब इसके अंदर आप इमेजेस लगाओ, इसके अंदर थोड़ा सा और टेक्स्ट दो, हेडर पार्ट इसका अच्छे से डिज़ाइन करो, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार लगाओ। अब इसको थोड़ा और आप अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ही सिंपल Next.js ऐप है, बिल्कुल सिंपल। हम Next.js के साथ बहुत ही पावरफुल ऐप्स बनाते हैं, बहुत ही पावरफुल फ्रंट एंड्स बनाते हैं। इंशाल्लाह हम आगे चल के इन फ्यूचर जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम सब चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन अभी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके स्टार्ट के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। इसको आप क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करो, इसके अंदर कुछ इमेजेस लगाओ, इसको आप जितना खूबसूरत कर सकते हो इसे करने की कोशिश करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।